तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया, वर्क डन दिया है, हीट दिया है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना है, सिंपल टाइप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ अ कैरनोट साइकिल इज 75%। इफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वोयर, अभी क्वेश्चन है कि कैरनोट साइकिल मैंने पढ़ाया था क्या तुम लोग को? हाँ, कई स्कूल से पढ़ा? नहीं तो नहीं ये न्यूमेरिकल नहीं है नहीं तुम्हारे सर। पोर्शन, तो ये न्यूमेरिकल भी नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में क्या लिखा है? अ कैनॉट रेफ्रिजरेटर, अरे ये तो किया ही नहीं, ये सब हीट इंजन का पार्ट है, तो कैंसिल, सर ये भी नहीं है। ये पार्ट भी नहीं करने का। ठीक है, तो अभी इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि कौन सा पार्ट है वो मैं देख सकूँ, उसके बाद में बड़ा कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5 तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ रहे। क्वेश्चन नंबर 7 ज़्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक गैस कंटेन इन अ सिलेंडर, पूरा एक गैस है सिलेंडर में फिट एट है विथ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन से, मतलब जो कंटेनर है उसका जो पिस्टन है वो एकदम फ्रिक्शनलेस है, ईजिली ऊपर नीचे होता है, और उसके अंदर क्या भरी है? गैस है उस कंटेनर के अंदर। और ये जो गैस है वो एक्सपांड हो रही है, अगर एक्सपांड होगी तो सारी बात है इस पिस्टन को क्या करेगी? ऊपर पुल करेगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होगा। हाँ करेक्ट। हाँ एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, बोल रहा है कि ना मान लो इस पे मैं एक वेट रख दूंगा, वेट वजन क्यों पुट कर रहा हूँ? ताकि इसका जो प्रेशर है पिस्टन का फिक्स हो जाए, बराबर। तो मैंने उस पर 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर उस पर लगा है, तो यहाँ पे वेट डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो हवा है उसमें नेचुरली एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होता है, तो 1 एटमॉस्फेरिक का पास्कल कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के बराबर होता है? तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.012 इंटू 10 का पावर 5 के पास्कल के बराबर होता है। तो ये वैल्यू याद रख लो, ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे देखो वॉल्यूम के बारे में। फ्रॉम अ वॉल्यूम, फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग वॉल्यूम क्या था? 5 लीटर। जब ये गैस एक्सपांड हुई तो उसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? 10 लीटर। इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब होता है क्यू, है ना, हीट एनर्जी, इसने इतनी एब्जॉर्ब किया। फ्रॉम इट्स सराउंडिंग डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल, मतलब डेल्टा यू ही पूछ रहा है यहाँ पर। अब मुझे डेल्टा यू का फॉर्मूला पहले से ही पता है, अभी अभी यूज़ किए थे। क्या था फॉर्मूला? कोई बताएगा मुझे? Q क्या था? माइनस Q माइनस डब्ल्यू, करेक्ट। तो अभी देखो Q मेरे पास पहले से दिया है, W नहीं है मेरे पास, अगर ये मिल जाए तो मैं मेरा काम हो जाए। पर W को निकालने के लिए सारी वैल्यू है, क्योंकि मुझे W का फॉर्मूला पता है, क्या है? पी डी वी। और पी डी वी हाँ क्या होता है? वी माइनस वी। V2 वी माइनस मतलब V1। वी एफ माइनस वी आई, करेक्ट। देखो वी एफ हाँ भी है, वी आई भी है, प्रेशर भी है। सॉल्व करेंगे जब देखते हैं, हम लोग ने जो लिखा वही है। हाँ देखो, प्रेशर दिया हुआ है, पास्कल में कन्वर्ट किया, काफ़ी बड़ी वैल्यू लिखी है 1.012, इतना काफ़ी है। ये नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा। अब उसका रीज़न क्या है मैंने पहले बताया, सिग्निफिकेंस फिगर, रिमेंबर क्लास 1 चैप्टर नंबर 1 का है, रिमेंबर। और ये पावर पास्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 5 लीटर। फाइनल वॉल्यूम क्या है? 10 लीटर। हीट डी है 400 जूल। वर्क डन का फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, रीज़न आया हो मैंने बता दिया। इसे मैं दिखा रहा हूँ सॉल्व कैसे के, वो सब देख लो। इधर लगता है तुमको लॉगरिथम की ज़रूरत है। अब एक और चीज़ हम लोगों ने एक नहीं करेक्शन नहीं की, इधर जो वॉल्यूम दिया है वो लीटर में दिया, तो लीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो मिली लीटर कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁵, 10⁻³ है ना। तो ये चीज़ तुमने, तो दोनों में 10⁻³ तो कॉमन जाने वाला। अगर वो कॉमन जाता है तो उसको एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। अगर मैं इस पार्ट सर में से, पर हाँ बोलो। मिलीलीटर क्यों लिया, अपन लीटर क्यों नहीं लिया? लीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट से भी ज़्यादा बड़ी यूनिट हो जाती है, तो इसको और हम लेकिन लोग सर को वर्क तो स्टैंडर्ड अपने यूनिट लाना जूल है। में लिए है। वर्क अपना जूल स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है, क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट जूल है और सी जी एस यूनिट आर्क है, बराबर ना। दैट इज़ वाई हाँ वी आर टेकिंग दिस। हम लोग फर्स्ट चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं जो है ना, क्लास 11 में, हाँ यूनिट हाँ एंड मेजर, उसको फॉलो कर रहे हैं। नाउ 10⁻5 क्या हो जाएगा? 5 बन जाएगा। 5 पावर को सॉल्व इंटू करो, टेन रेज़ टू इसको माइनस मल्ट, 3। हाँ इसमें 2 आई हो डोंट जाएगा, थिंक, मुझे नहीं लगता कि 5 - कोई 3। लॉगरिथम की ज़रूरत है। सर इतना बड़ा वैल्यू कैसे आया? इतना बड़ा वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। 1.012। एक्चुअली क्या है कि ये वैल्यू ने डायरेक्टली साइंटिस्ट लोग को इधर क्या तक बोला है कि हमने पहले से ही कैलकुलेट किया है, आप लोग डायरेक्टली इसको लिख लो,
बाकी तुमको विकिपीडिया में मिल जाएगा इसका डेरिवेशन कि हाउ दे आर गेटिंग दिस वैल्यू। तो जैसे सर पाई का इतना वैल्यू बड़ा क्या होता आंसर है? लिखना पड़ेगा या फिर नहीं इतना नहीं बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा या फिर नहीं नहीं, किधर अप जरूरत टू नहीं। टू ये फोर तो डिजिट वही तक? पूछ रहे हो कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.1425 हाँ समथिंग। तो मैं कभी हाँ, टीचर बोलता है कि पूरी पाई की वैल्यू लिखो नहीं 3.1425। ज्यादा से ज्यादा टू हाँ तो टू तक चलते हैं। सिग्निफिकेंस मैंने बोला ना अभी, सिग्निफिकेंस रूल, पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट लेके छोड़ दो तो भी आंसर करेक्ट आएगा। अंडरस्टूड? तो इसलिए हाँ मैंने इसको बोला इग्नोर कर दो, सिर्फ 1.012 लिख के छोड़ दो तो भी आपका आंसर करेक्ट ही आने वाला। सिर्फ फर्क क्या आएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 की जगह 2 सही आएगा, इधर गड़बड़ होगी, इधर तुमका आंसर 1-1 भी आ सकता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर करेक्ट ही कहलाएगा ना। समझ गए? हाँ देखो तुम लोग अगर जब भी सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा आंसर कभी भी ये नहीं आने वाला, ये कैलकुलेटर का आंसर है। तुम्हारा क्या आएगा आंसर, 506.2 भी आ जाएगा, आगे की जो वैल्यू है ना वो अलग आएगी, 00 आ सकती है, 001 आ सकती है। समझ में आए? पर अगर ऐसा भी आता है तो उस आंसर को करेक्ट ही बोलते हैं। ठीक है? तो अगर तुम लोग सी टी स्टार्ट करोगे तो मैं फिर ये सारी चीज़ों को डीपली समझा सकता हूँ, क्योंकि 11वीं वापस पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे डब्ल्यू मिल गया अपने को, डब्ल्यू मिल गया तो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे क्यू माइनस डब्ल्यू में। क्यू की वैल्यू क्या है 400, डब्ल्यू की वैल्यू है जो मिली वो रख देंगे। करेक्ट? इसको भी छोटा कर सकते हैं, जैसे कितनी बड़ी वैल्यू है ना, 3-2 हटा दो तो भी आंसर करेक्ट आएगा, यहाँ से भी 3-2 हटा दो चलेगा, आंसर करेक्ट है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इंटरनल एनर्जी लूज हुई है इस केस के अंदर। लूज हो रही है, हाँ। ठीक है? तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तो नहीं है, मैं राइट साइड भी, हाँ अब डायरेक्टली हम लोग को राइट साइड आना है, क्वेश्चन नंबर 10 पे जो कि राइट साइड। इसको छोटा कर देता हूँ ताकि मैं डायग्राम भी बताऊँ, डायग्राम गिवन है क्वेश्चन के साथ, फिर इसे छोटा करना पड़ेगा और छोटा। इस केस के अंदर क्या देख रहे हैं, हो रहा है कि एक सिस्टम है, उसका फाइनल स्टेट मतलब फाइनल यही होगा, करेक्ट ना? जो बड़ा नंबर होता है वही फाइनल स्टेट होता है ना। और इनिशियल स्टेट जहाँ से शुरू हुआ, शुरू तो लोअर से ही होता है, तो ये लोअर स्टेज है। करेक्ट? हाइपोथेटिकल पाथ, हाइपोथेटिकल मतलब देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से डी ए, ये एक हाइपोथेटिकल मतलब है कि ऐसे ही दे दिया है तुमको, एक रास्ता बता दिया है, एक्चुअली ये प्रैक्टिकली नहीं किया है, बस ऐसे ही दे दिया है तुमने बच्चों को, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ठीक है? तो हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल, शोन इन फिगर, कैलकुलेट द वर्क। बोल रहा है कि ये जो पाथ दिया हुआ है ना, इस हर एक पाथ का आपको क्या फाइंड करना है, वर्क डन पता करना। समझ में आया क्या पता करना है? कोई का डाउट आया यहाँ पे? कुलसुम, फैज, फरहान? अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ए बी से, तो ए बी का वर्क डन पता करना है, तो ए बी इस पॉइंट की वॉल्यूम क्या है, तो इस पॉइंट का वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम, V1 है 2, और बी पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो कितना है, 6 है। करेक्ट? ए बी प्लेस पर जो प्रेशर है वो फिक्स है, करेक्ट ना? प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, 6 है तो प्रेशर फिक्स है, कितना है 6। सभी को फॉर्मूला पता है क्या है, पी डी वी। डी वी क्या होता है, फाइनल, फाइनल को मैं 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, इनिशियल को 1 से। पी कितना है 6, V2 कितना है 6, V1 कितना है 2, सॉल्व करो कितना आएगा, 6 माइनस 2 4, कितना आ रहा है 24, खत्म। समझ में आया कैसे किया मैंने? सर पी मतलब मोमेंटम ना, क्या बोल रहे या हो? प्रेशर? पी पी प्रेशर है। मतलब प्रेशर या मोमेंटम? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बड़ा हाँ गड़बड़ हो जाएगा फरहान, यहाँ पे प्रेशर है हाँ पी। हाँ सर सर समझा। ये वो कॉन्सेप्ट याद रखो, मोमेंटम फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक राइट। आया ना, थर्मोडायनेमिक में मोमेंटम कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अच्छा एक और चीज़ मैंने यहाँ पे गलती किया है, बताओ क्या गलती है। इस एरो के ऊपर देखो पावर लिखा है, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि सारे जो नंबर दिए ना वो कुछ इस तरह से दिए, 6 का पावर 10 का, 6 इंटू 10 का पावर अच्छा 5, 2 इंटू 10 का पावर। ये हम लोग ग्राफ में भी करते हैं, जैसे कुछ कॉमन वैल्यू लेते हैं ना और ऐसा लिख देते हैं कि मैं एक्चुअली 10 का पावर कॉमन दिखा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से नीचे जो वैल्यू दी है वो लीटर में दी है, तो लीटर की वैल्यू को अगर मिली लीटर में करें तो 10 ज़्यादा रेज़ ही टू माइनस बदलाव है। 3। तो वो चेक कर लेते हैं कि क्या उसने बदलाव किया, नहीं इसने चेंज नहीं किया। करेक्ट? तो चेंज नहीं किया तो उसको एज इट इज़ रहे, मत करो चेंज। ठीक है? कंडीशन बेस पे मत करो।
करोगे सर तो पर भी चेंज कब करना है कब नहीं करना है वो कैसे समझेगा? चेंज करना है या नहीं करना है तो वो कंडीशन पे डिपेंड होगा। पहले वाली केस में किए थे ना हम लोग, हाँ वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे। यहाँ पर ग्राफ में ऑलरेडी जो दिया है ना, इस ग्राफ में क्या बताया गया, जो दिया है उसको आप एज इट इज यूज करो, आप कुछ मत बदलो और कुछ नहीं। तो हमने बदला ही नहीं कुछ, ठीक है ना। ऊपर की वैल्यू को भी एज इट इज दिया पास्कल में, और सर, नीचे वाली पर वैल्यू को भी एज इट अपने इज जो लीटर में लास्ट दिया। सम किए थे हाँ, वो उसमें भी पास्कल पास्कल था तो अपने पास, और उस केस पास्कल में के प्रैक्टिकल साथ पर्पस, मिलीलीटर था। हाँ उसमें एटमॉस्फेरिक था, तो एटमॉस्फेरिक को पास्कल में कन्वर्ट किए थे, और जो लीटर दिया हाँ था उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर हाँ, दिया। तो इसमें मतलब ऑलरेडी अपने पास हाँ, पास्कल में है इसके लेकिन अंदर लीटर क्या को है, एमएल में नहीं यस लेंगे। यस, इस केस के अंदर हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे ही दिया हुआ है वैसे ही पुट कर देंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पर पावर जो है, ये पावर तुमको होता है प्रेशर का, इसका एक पॉइंट यहाँ पे, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे, पॉइंट ऐड करने पे ये पावर और बढ़ जाएगा, और जो फाइनल आंसर आएगा वो रहेगा तुम्हारी यूनिट जूल का आंसर। अब इसी तरह से बाकी तुम लोग पता कर सकते हो पार, जैसे सी डी का क्या रहेगा, सी डी में भी ज़रा देखो, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम 6 हो गया और 6 फाइनल माइनस वॉल्यूम 2। 2 हो गया। जारी बात है आंसर आएगा पर नेगेटिव में आएगा आंसर, ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, आएगा पर आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि नंबर उल्टे हो गए, करेक्ट। पर देखो ना, नंबर उल्टे हुए उसके बावजूद उसने नंबर देखो ऑर्डर में रखा है, 6 नहीं, ये आई थिंक दूसरा केस है, नहीं सर, 6 माइनस 2 ही है ना। 6 - 2 ये, ठीक है। अब नेक्स्ट केस के लिए मैं ग्राफ में दिखाता हूँ। कुछ केस में जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाते हैं ना, वो कौन से केस हैं, एडी वाला केस देख लो, एंड टेक दिस बीसी केस। इस केस के अंदर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर एडी केस की बात करूँ तो वॉल्यूम एक ही है, इनिशियल वॉल्यूम भी 2 है, फाइनल वॉल्यूम भी 2 है, तो जाहिर बात है वर्क डन क्या आएगा, 0। बीसी केस के अंदर भी इनिशियल वॉल्यूम भी यही है, फाइनल वॉल्यूम भी यही है, करेक्ट ना, इस रास्ते में, तो वर्क डन क्या आएगा, 0। समझ में आया, वर्क डन 0 क्यों है, बिकॉज वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है, करेक्ट, अंडरस्टूड। कोई डाउट आया इधर पे? हाँ, नहीं। ओके, अभी नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो अब आते हैं हम लोग, ये भी हम लोग ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यस क्वेश्चन नंबर 11। सर वो ऊपर है ना उसका कंटिन्यूएशन। हाँ, बी सी और डी ए का कंटिन्यू, अच्छा हाँ ये वाला ना, ये इसलिए देखो बी सी डी ए में क्या वैल्यू आ रही है, वर्क डन की 0, उसका रीज़न मैंने बता दिया, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम सेम है, करेक्ट ना, इसलिए वैल्यू सेम हो जाती है, इसलिए मैंने उसको शो नहीं किया ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं, ऊपर वाला क्लियर है ना क्वेश्चन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक अनआइडियल मोनोटॉमिक गैस, देखो यहाँ पे वर्ड आ गया, क्या आ गया, मोनोटॉमिक। अगर मोनोटॉमिक आ गया इसका मतलब हम लोग को मोनोटॉमिक गैस की वैल्यू पता होनी चाहिए। कौन से मोनोटॉमिक की वैल्यू, एडियाबैटिकली, मतलब जो स्पेसिफिक हीट की है ना, कि एडियाबैटिक कॉन्सेप्ट हीट से रिलेटेड है, तो मोनोटॉमिक गैस क्या होता है स्पेसिफिक हीट का, 5.3, करेक्ट। 5/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.66, यही अपने को आर वैल्यू मोनोटॉमिक गैस की। आगे बढ़ते हैं, बोल रहे कि ये जो गैस है वो कंप्रेस हो रही है, सो दैट द फाइनल टेम्परेचर दैट इज टी एफ इज ट्वाइस इक्वल टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर, दैट मीन्स टी आई। आप लोगों को समझ में आया होगा ये किस तरह से उसने सॉर्ट आउट किया, करेक्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल प्रेशर, क्या पूछ रहा है वो, ये पता करो कि फाइनल और इनिशियल प्रेशर का वैल्यू क्या आएगा। अब जाहिर बात अगर तुम प्रेशर 2 कर रहे हो तो टेम्परेचर भी 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बेसिक फॉर्मूला। हमें पता है प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, करेक्ट। प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, घटेगा। इसी होता है क्या, नहीं उल्टा होता है, इन्वर्सली रहेगा, करेक्ट ना। तो उस बेस पे अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ तो फार्मूला क्या आएगा, पी आई की जगह पे टी आई लिखा है और पी एफ की जगह पे टी एफ लिखा है, पर टी एफ की वैल्यू क्या थी अपने पास, टी एफ बराबर है 2 टी आई के, तो इसकी जगह पे 2 टी आई ले लूँगा। और ये जो पावर है, पावर कहाँ से आया, तो ये अपना एडियाबैटिक कॉन्सेप्ट को उसने लिंक करके एक्सप्लेन कर रहा है। हमने एडियाबैटिक कॉन्सेप्ट किए थे ना, वो पावर यहाँ पे यूज़ किया। ये फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, R/R-1,
आर की वैल्यू क्या है 1.66 और आर यहाँ पे भी आर की वैल्यू 1.66 लेंगे और इसको माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा आंसर 1.66 1.66 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.66 करेक्ट इनको डिवाइड करने पे क्या आएगा आंसर 2.51 अब ज़ाहिर बात है ये सिंपल नहीं होगा तो इसको अपन ये कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा ए का पावर एन बराबर तो फार्मूला क्या होता है लॉग का एन लॉग ए करेक्ट ना तो हम लोग ये हाँ तो फार्मूला सिर्फ अप्लाई लॉग ले गए क्या? यस लॉग अप्लाई करना पड़ेगा तो लॉग अप्लाई करने का तरीका क्या होता है एंटी लॉग लिखो फिर वो जो नंबर जो अंदर पावर में लॉग, वो पहले लिखो उस पर लॉग हाँ नहीं फिर अप्लाई होगा लॉग लॉग ज़ीरो फिर लॉग 0.5 की वैल्यू 0.5, निकालेंगे करेक्ट और फिर उसको उसको 2.5 से 2.51 से मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई कर उसके देंगे एंटी जो लॉग भी आएगा निकालेंगे। फिर एंटी लॉग हाँ निकालेंगे ठीक है तो आपने को फाइनल आंसर मिलेगा अभी यहाँ पे 2 डिजिट आंसर है तुम लोग को कुछ ऐसा ऐसा मिल सकता है आंसर क्लियर 5.611 तो भी आंसर करेक्ट ही रहेगा अंडरस्टूड सर अब वो एंटी लॉग को लॉग इनवर्स क्यों नहीं लिख सकते? एंटी लॉग को लॉग इनवर्स मतलब एंटी लॉग 1 अपॉन लॉग होता है ना? एंटी लॉग मतलब अच्छा अच्छा नहीं 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 यहाँ पे ये इन्वर्स नहीं है एंटी लॉग का मतलब इन्वर्स नहीं होता इन्वर्स का मतलब होता है 1/समथिंग जैसे टेन हाँ इन्वर्स इन्वर्स का मतलब क्या है कि ये लेकिन टाइम सर नीचे था एंटी लॉग लॉग को काट एंटी देता लॉग है का ना? मतलब लॉग का अपोजिट जो उल्टा काम करता है मतलब अगर आप लॉग अप्लाई करो तो लॉग से बाहर भी आना पड़ेगा ना जैसे हाँ जोम्बी का डॉट होता है तो एंटी डॉट भी बन रहा है ना उस जोम हाँ पिक्चर देखोगे है ना तो ये एंटी डॉट है अब लॉग से बाहर हाँ निकलो समझा। ताकि एक्चुअल आंसर पे पहुंचो ठीक है अच्छा अच्छा समझा समझा। समझा धीरे धीरे समझ रहा है तो अब आगे समझते हैं हम लोग ये वाले कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है एक हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल है अब साइकिल है तो हाइपोथेटिकल में थ्योरेटिकल है उसमें प्रेशर यहाँ दिया है यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है आगे क्या बोल रहा है इसका वर्क डन निकाल कितने का जब ये 25 साइकिल कंप्लीट करे मतलब हम लोग को पहले से ही पता है कि हर एक प्रोसेस रिपीटेटिव होता है तो जब ये पूरा 25 साइकिल रिपीट करेगा तब उसका वर्क डन क्या होगा अगर मुझे 25 साइकिल का वर्क डन पता करना है तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि इसने एक साइकिल कैसे कंप्लीट किया अगर मैं एक साइकिल का वर्क डन निकाल लूँ तो मैं 25 साइकिल का तो चुटकियों में निकाल लूँगा है ना तो अभी पहले इस ग्राफ को समझते हैं यहाँ ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे इधर कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा अगर मैं इस डॉट लाइन को क्योंकि मुझे इसको पूरा कवर करना है ना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्टडी करना है इस डॉट को आगे बढ़ाकर ऐसा कंप्लीट करो अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट करता हूँ तो मुझे कुछ रेक्टेंगल जैसा कुछ दिखाई देगा करेक्ट हाँ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तुम लोग को पता है लेंथ इंटू ब्रेथ तो ये मान लो तुम्हारा ए है ये मान लो बी है तो ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा अब प्रॉब्लम क्या है कि ए की तुम्हारे पास बहुत सारी वैल्यू है बी की भी बहुत सारी वैल्यू है तो हम लोग को कुछ एवरेज वैल्यू लेना पड़ता है ना हमेशा तो क्या करेंगे इसका एवरेज निकालेंगे एवरेज कैसे निकालते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं सबको ऐड करके इनिशियल डिवाइड। और नहीं नहीं इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई टू ये है हाँ एक हाँ हाँ और मेथड है एवरेज निकालने का ठीक है सिमिलरली बी का भी कैसे निकालेंगे 6 - 2 डिवाइड बाई 2 इस तरह से करके हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे उसके बाद नेक्स्ट चलो ये तो रेक्टेंगल मिल गया पर जो साइकिल है वो सर्कुलर है सर्कुलर का साइड कैसे पता करेंगे तो सर्कुलर का साइड पता करने का बहुत आसान है इसमें पाई ऐड कर दो सर्कल के साइड को पाई से रिप्रेजेंट सरकमफ्रेंस बताता है ना और सरकमफ्रेंस को कैसे तो कैलकुलेट सरकमफ्रेंस करते तो हैं 2 पाई आर रहता है ना? नहीं नहीं सर्कल का जो साइड है वो पाई से रिप्रेजेंट होता है जो पाई बना है वो सर्कल के साइड को बताता है और सर्कल के साइड का बहुत सारा फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस का है एरिया का फॉर्मूला है मैं बोल रहा हूँ हाँ कि सर्कल के साइड को जैसे इसके साइड को मैं ए बी से लेंथ और ब्रेथ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पर सर्कल के साइड को पाई सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है सच है ना पाई उसके पूरे हाँ सर्कल के कंप्लीट रोटेशन को बताता है जैसे एक्चुअली कंप्लीट रोटेशन नहीं आता बोलेंगे पर एरिया के हिसाब से मैं फॉर्मूला ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा एरिया इनक्लोज इन अ कर्व कि क्या हो जाएगा पाई ए बी अब मैं क्या करूँगा पाई की वैल्यू क्या है 3.14 तुम लोगों को दिख रहा होगा मैं इसको साइड ले लेता हूँ ए क्या है तो ए का हम लोग क्या निकालेंगे मीन क्या होगा 6 - 2 अपॉन 2 और बी क्या है 11 इनटू - फिर 1 बी अपॉन बी 2 का मीना। और दोनों का जो पावर ये कहाँ से आया तो पावर देखो उसमें पहले से होगा कि ये सब जो पावर आ जाते हैं एक सर ग्राफ पर के ये फॉर्मूला कैसे देखो आया? फॉर्मूला हमने क्रिएट किया अभी तो पता है कैसे क्रिएट हुआ लेकिन सर अगर फॉर्मूला ले गए तो सिर्फ
अपन रेक्टेंगल का लेंगे ना एरिया, उसके अभी अंदर सर्कल रेक्टेंगल के इंक्लूड हो अंदर जाएगा। सर्कल भी है ना, तो सर्कल को दिखाने के लिए पाई ले लिए, ऐसा हाँ क्या है, सर्कल के लिए साइड को दिखाने के लिए पाई ले लिया, और इसके साइड को दिखाने के लिए ए और बी ले लिया, हाँ ऐसा राइट करके समझा। फॉर्मूला क्रिएट किया, समझा। तो ये आया अपना फॉर्मूला, और वैल्यू पुट की। पावर कहाँ से आया, तो पावर ग्राफ के अंदर ही लिखे हुए लाइंस, वो पावर लिख दिए। सॉल्व करेंगे, ये भी डायरेक्ट सॉल्व होगा, इसमें कोई भी तुम लोग को लॉगरिथम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सॉल्व करेंगे तो तुमको वर्क डन मिलेगा एक साइकिल का, ये एक साइकिल के लिए इतनी मेहनत की हम लोगों ने। तो 25 साइकिल का कैसे निकालेंगे, जो भी तुमको आंसर आया उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी इजी। तो जो भी फाइनल आंसर आएगा वो रहेगा तुम्हारा 25 साइकिल का वर्क डन। इसको अगर अच्छे से रीअरेंज करना है तो देखो नीचे रीअरेंज करके दिया, और अगर इधर ही छोड़ना है तो भी चलेगा, दोनों आंसर करेक्ट है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको वॉल्यूम टेम्परेचर का एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ की मदद से पीवी का डायग्राम बना और पीटी डायग्राम बना। कोई मुश्किल काम है क्या पीवी और पीटी डायग्राम, वेरी इजी। नहीं अब नहीं। प्रॉब्लम क्या हो गया, टेक्स्ट बुक में आंसर भी दिया हुआ है। देखो पहला पीवी डायग्राम है, तो पीवी मैंने इसी से बनाया। कैसे पता किया मैंने सिर्फ वॉल्यूम पे ध्यान दिया। मुझे पता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर हमेशा कम घटता है। होगा। मेरे को ये चीज़ एक पता थी, नॉलेज पता थी मुझे, करेक्ट। इसकी मदद से मैंने पूरा ग्राफ बना डाला। यहाँ पे ग्राफ में अगर ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ ये जो एरो है, ये रेक्टेंगल है, उसका सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ। देखो ना, ये प्रेशर जब बढ़ रहा है तब डी नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर भी डी वॉल्यूम नीचे होना चाहिए, देखो, है ना, डी नीचे की तरफ है, दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। तो डी देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, डी से ए की तरफ, करेक्ट। नेक्स्ट ग्राफ पीटी के बेस पर है, तो पीटी के बेस पे भी ग्राफ देख लो। तो सर ग्राफ ये को वाला ग्राफ नहीं समझा, ऊपर कौन सा वाला वाला, ऊपर वाला, तो ये दोनों टीवी ग्राफ वाला। को कंपेयर करना पड़ेगा। अभी मुझे क्या करना है, पहले ए बी ढूंढो, ए बी को देखो, ये वाला पार्ट। यहाँ पर ए का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है या कम है, ए का कम है। कम है ना। तो देखो यहाँ हाँ पर भी मैंने स्टार्टिंग में ले लिया। हाँ बी का वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, ज्यादा है, तो इसलिए सबसे यहाँ पर भी ज्यादा। हमने वॉल्यूम को ज़्यादा लिया। अब समझो कैसे एडजस्टमेंट किया गया। हाँ उसके बाद अब डी देखो का बी और सबसे सी कम पे है। देखो, बी से सी में वॉल्यूम घट रहा है, तो देखो ये लेफ्ट साइड अटैच किया गया, करेक्ट ना। हाँ अब समझ में आया ग्राफ किस तरह से बनाना हाँ है। तो ये एक्चुअली न्यूमेरिकल नहीं है, ये तो थोड़ा डायग्राम बेसिस पे हो गया, है ना। इसी तरह से ये ग्राफ भी बनाया गया, ये ग्राफ को भी कंपेयर करोगे तो तुमको समझ और में सर आएगा। एरोज पर कैसे घुमाया उसने? एरो तो एज इट इज़ जो पहले से क्वेश्चन में दिए ना, उसने और उसी ये एरो को सर फॉलो और किया। कर्व, कर्व क्यों लिया? कर्व कर्व पहले से ही था, जैसा यहाँ पे बना वैसे ही लिया। ये थोड़ा सा उसने एडिशन किया है, कर्व नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में कर्व नहीं है तो यहाँ क्यों बनाया, ऐसा स्ट्रेट ही सर बनाना लेकिन ये चाहिए। तो उसके हाइपरबोला पैराबोला का मतलब बेसिस पे हो जाएगा ना, हाँ, कर्व ये बनाएगा ज़रूरत ग्राफ नहीं तो। थी, क्योंकि अगर यहाँ पे कर्व नहीं है तो वहाँ पे भी कर्व दिखाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया रीज़न क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। ज़रूरत तो नहीं है, पर उसने शायद शॉर्ट प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज को दिखाने के लिए किया। पर आई डोंट थिंक अगर नहीं भी किए तो भी आंसर करेक्ट ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अपना न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। किसी को न्यूमेरिकल में कोई डाउट है, कोई भी नहीं न्यूमेरिकल सर, में। इसमें इतने से ही है? हाँ, इसमें कम न्यूमेरिकल्स। केमिस्ट्री वाले में ज्यादा है क्या? ऐसा नहीं है, ये चैप्टर में ही कम था, केमिस्ट्री में है ज़्यादा है, यस। और सरप्राइज़ की बात है कि आज देखो अरमान का बहुत छुट्टी हो गई। ठीक है गाइस, कुलसुम कोई डाउट आया तुम लोगों को न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है। अगर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तुम लोग तो न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है, इससे भी टफ टफ इंजीनियरिंग में आते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये तो बोल सकते हैं कि अभी ये पेंदा है, कुछ नहीं है। सोचो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, ईजी होते हैं पर दिमाग बहुत लड़ाना पड़ जाता है, मुश्किल नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इंट्रो कर लेते हैं इस चैप्टर का कि ऑसिलेशन। ये शायद अपना चैप्टर नंबर कितना होगा, 5वां, करेक्ट ना। ये करने के बाद अच्छा हाँ, केमिस्ट्री का करना था ना। ओके ओके, हाँ सर, मैं केमिस्ट्री बोला का, था ना यस यस उसका ही यस थर्मोडायनामिक्स कर ले तो बेटर रहेगा। यस। नहीं बरोबर बोल रहे हो, वो सही भी लग रहा है मुझे भी। केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक ऐसा है कि मैं पढ़ा देता हूँ, इंट्रो होगा बहुत फास्ट जाएगा ये। जैसे देखो यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाया था, क्योंकि केमिस्ट्री में पहले से ही था ये अभी अभी फिजिक्स के अंदर आया है।
तो पहले पार्ट में तुम देख सकते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक। केमिकल का मतलब क्या होता है, रिएक्शंस। थर्मोडायनेमिक का मतलब थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ चेंज, है ना, कोई चीज़ चेंज हो रही हो। तो थर्मोडायनेमिक क्या है, स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एक शॉर्ट फॉर्म लिखा। थर्मोडायनेमिक वो ब्रांच है साइंस का जो डील करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी और उनकी क्वांटिटी के बारे में और उनके रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी चेंज, जो एनर्जी बदल रहे हैं ना। यहाँ पे दो एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ेंगे, एक फिजिकल एनर्जी चेंज जो हो रहा है और केमिकल बेस पे जो एनर्जी चेंज हो रहा है उसके बारे में। तो अगर फिजिक्स से देखें तो इसमें जो ब्रांच के बारे में बताइए केमिस्ट्री की ब्रांच के हिसाब से समझाया है। तो देखो शुरुआत तक तो सही है ना, लॉ स्टेटमेंट। बाद में थोड़ा बदल गया, केमिस्ट्री बेस पे आ गया, करेक्ट। तो थोड़ा ध्यान देना, वैसे डेफिनेशन कभी नहीं पूछता एग्जाम में, फिर भी थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे। अब डायरेक्टली आ जाते हैं हम लोग सम इम्पॉर्टेंट टर्म में। तो पहला टर्म्स क्या है, सिस्टम। तो मैंने देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दी, सिस्टम क्या होता है। तो मान लो ये बच्चा सिस्टम है, उसके अंदर की बॉडी क्या है, सिस्टम है ना। और इस सिस्टम को कौन रोक के रखा है बाहर से, स्किन। हमारी बॉडी की जो स्किन होती है वो क्या करती है, हमारे सिस्टम एक बाउंड्री क्रिएट करती है। इस बाउंड्री का काम क्या है कि हमारे अंदर जो बॉडी में लंग्स है, हार्ट है, उसको बाहर से सेफ रखना, है ना, बाहर से मिक्सअप ना हो जाए। दूसरा हिस्सा आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग वो पार्ट होता है जो सिस्टम के बाहरी पार्ट होता है। जैसे हम आसपास क्या देखते हैं, एटमॉस्फेयर, बादल, पंछी, चिड़िया, है ना, ये सब कौन है, ये हमारे सराउंडिंग है, ठीक है। पर साइंस में क्या, केमिस्ट्री में क्या डेफिनेशन है इसकी, सिस्टम वो पार्ट होता है पूरे यूनिवर्स का। यूनिवर्स मतलब वो पार्ट जिसमें हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व या स्टडी कर रहे हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं सिस्टम की। जैसे यहाँ पे ये जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती के क्या है, एक सिस्टम है कि नहीं। ये जो मोमबत्ती में उजाला हो रहा है, ये भी एक अच्छे एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं सिस्टम की, बॉटल। बॉटल के अंदर रखा हुआ पानी क्या है, सिस्टम है। बॉटल का जो कवर है वो क्या है, बाउंड्री है। और बाहरी हिस्सा क्या है, सराउंडिंग। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। आई होप। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, ऑल द अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वेशन आर मेड। बाउंड्री क्या होती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग रखती है। यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। अब सिस्टम के बारे में हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये कुछ तुम लोग को नहीं लग रहा है रिपीटेटिव पार्ट जा रहा है, फिजिक्स के अंदर भी था, है ना। तो ये फिजिक्स का ही पार्ट है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, चाय खुली रखी है तो उसमें से मैटर भी बाहर जाएगा और हीट भी एक्सचेंज होगी, करेक्ट ना। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें मैं ढक्कन लगा दूंगा जिसकी वजह से मैटर तो नहीं जा पाएगा भाप बन के, पर हीट एक्सचेंज होती रहेगी। आइसोलेटेड मतलब जिसमें ना ही मैटर जा रहा है ना ही हीट एक्सचेंज हो रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस बोल सकते हैं। समझ में आया कुलसुम, कैस, फरहान। ये रिपीटेटिव पार्ट है। तो अगर तुम लोग ये पार्ट में फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट लिखते हो हाँ सर। तो सर चलेगा। आइसोलेटेड सिस्टम नहीं समझा सर। आइसोलेटेड यानी फिजिक्स में भी डाउट आया होगा गाइस तुमको। आइसोलेटेड वो सिस्टम होता हाँ है सर। जहाँ पर ना ही हीट एक्सचेंज होती है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है। थर्मल फ्लास्क में बताया था ना, चाय को अगर तुमको गर्म रखना है, जब गाँव जाते हैं तो डैडी मम्मी क्या करते हैं, जो चाय को थर्मल फ्लास्क में डाल देते हैं ताकि देर तक उसको पी सके, गर्म रहती है ना चाय उसके अंदर। कभी कभी देखो पानी भी रख देते हैं कूलर में। तो कूलर में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम रखता है। वो कूलर क्या होता है, पानी को ठंडा ही रखता है, गर्म नहीं होने देता जल्दी। समझ में आया। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ना हाँ ही सर वो हीट समझा। को एक्सचेंज कर रहा है ना ही मैटर को एक्सचेंज कर रहा है। इसी वजह से पानी का जो टेम्परेचर बदल नहीं रहा है। पर एक्सेप्शन हमेशा आते हैं, ऐसा कभी होता है क्या, रियलिटी में तुम लोगों ने देखा होगा हो जाता है ना, चेंजेस आ जाता है, पर टाइम लगता है, बस ये फर्क है। अब सिस्टम में दो टाइप होते हैं। अब थोड़ा केमिस्ट्री पे आ रहे हैं हम लोग। बेस्ड ऑन फेजेस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मतलब ऐसा कोई सिस्टम जो सिंगल फेज का, जैसे अगर तुम पानी के अंदर चाय की पत्ती डाल दो, शक्कर डाल दो, तो वो पूरा घुल जाता है। क्या तुम उसमें से पानी, चाय की पत्ती और शक्कर को अलग कर सकते हो क्या? जो चाय का पत्ती का अर्क जो चला गया है उसको अलग नहीं कर सकते, बराबर। शक्कर जो मिक्स हो गया उसको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे फेस में तुम पता कर सकते हो कि किधर पानी है, किधर चाय है, किधर शक्कर है? नहीं पता कर सकते ना। तो ऐसे फेस को क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग दूसरे फेस को देख ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं होमोजेनियस फेस। एग्जाम्पल पानी ले लो। पानी के अंदर अगर तुम इंक डाल दो
तो इंक और पानी में कंपैरिजन कर पाओगे? इंक पूरे पानी में घुल जाएगा, है ना? तो ये होमोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस मतलब ऐसा कोई सिस्टम जिसके अंदर तुम दो फेस को डिफरेंशिएट कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पानी में पत्थर डाल दो, तो पानी में पत्थर डालने पर तुम पत्थर को भी देख सकते हो और पानी को भी देख सकते हो, यानी तुम दोनों फेस को देख पा रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजेनियस फेस। क्लियर है स्टूडेंट? अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पे आते हैं। अब ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इसमें दो टाइप होती है, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्वालिटी पे निर्भर करती है, ठीक है? तो मैं ये तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, तुम लोग ऑटोमेटिक ये समझ जाओगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती हो, मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे बल्कि क्वालिटी पे डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ ऐसी है ना जो क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करती। एक पानी 1 लीटर हो या आधा लीटर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा, करेक्ट ना? एक पाउडर है कॉपर सल्फेट, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है, तो चाहे वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो या कम क्वांटिटी, वो उतने ही टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक अच्छी एग्जांपल है। आपका कांच कितना भी थिक हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, आप कहीं से भी मान लो तुम्हारे पास चाहे छोटा डायमंड हो या बड़ा डायमंड हो, हर एक डायमंड का जो प्रॉपर्टी होता है, बिहेवियर एक जैसा होता है। अगर इस तरफ से देखो तो अलग कलर दिखाई देगा, इस तरफ से देखोगे तो अलग कलर दिखाई देता है डायमंड में। तो छोटे डायमंड भी सेम वैसी बिहेवियर करेगा, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग कलर दिखाएगा। विस्कोसिटी, आपके पास थोड़ा फ्लूइड हो या ज़्यादा फ्लूइड हो, कम शहद होगा वो भी तो भी गाढ़ा होगा, ज़्यादा शहद होगा तो भी उसका गाढ़ापन वैसे ही रहेगा। क्या गाढ़ापन कम ज़्यादा हो जाता है? नहीं ना। नेक्स्ट, प्रेशर टेम्परेचर। ऑफ कोर्स चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, हर एक चीज़ पर प्रेशर बराबरी से लगता है। समझ में आया? तो ये सब किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? क्वालिटी बेस पे प्रॉपर्टी है, ये क्वालिटी पे निर्भर करती है। कोई का डाउट है इधर पे? फरहान, कुलसुम, कैस? नहीं सर। नहीं सर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब ये समझ में आया तो इसी का उल्टा क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्वांटिटी पे निर्भर करती है, ये क्वालिटी पे तो ये क्वांटिटी ये निर्भर करती है। जैसे मास, अगर 1 किलो चावल है या 10 किलो चावल, उस हिसाब से ज़्यादा मेहनत लगेगी, करेक्ट? तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो निर्भर करती है क्वांटिटी पे। जैसे वॉल्यूम की बात करें, अगर 1 लीटर पानी है तो उसको उठाना आसान है, पर अगर 10 लीटर पानी तो उसको उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सरफेस एरिया फर्क पड़ता है। मान लो जो जिम में डंबल्स बनते हैं वो 10 किलो का तो भी बंदा उठा लेता है, पर वही जगह पर अगर इस डंबल का शेप में चपटा कर दूं, आड़ा टेढ़ा कर दूं, खीले लगा दूं बहुत सारे, तब उठा पाएंगे क्या? नहीं। शेप से फर्क पड़ता है, सरफेस एरिया चेंज होने से उसकी क्वांटिटी में भी फर्क पड़ता है, करेक्ट ना? एक बोर्ड है, वो चपटी हो जाती तो तैरने भी लग जाती है और उसमें बहुत सारी क्वांटिटी भी आ जाती है। वही बोर्ड को तुम चपटा करके रॉड बना दो तो वो तैरेगी भी नहीं और उसमें कुछ आएगा भी नहीं, समझ, है ना? तो एरिया भी मैटर करता है। इंटरनल एनर्जी भी क्वांटिटी पे निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर सकता है वो गैस। हीट इंटरनल एनर्जी से लिंक है। इंट्रोपी, ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। इंट्रोपी एक कॉन्सेप्ट है जो डिस्टर्बेंस को बताता है और इंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, क्लास कंट्रोल ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर क्लास में 10 या 20 बच्चे होंगे तो उनको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। समझ में आया दोनों कॉन्सेप्ट, इंटेंसिव एक्सटेंसिव? स्टूडेंट कोई डाउट आया? कुलसुम, नहीं सर, समझा बराबर। और वो पक्का ना? क्योंकि पहले भी हम हाँ लोग कर सर। चुके हैं, अब रिपीट ही हो रहा है ना सिर्फ। हाँ सर। हाँ। अब आते हैं स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, तो स्टेट मतलब महाराष्ट्र स्टेट, बरोबर ना? नहीं, स्टेट का मतलब होता है फिजिकल स्टेट। कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में या गैस फॉर्म में। वेरिएबल का मतलब चेंज होना। यही चीज़ तो है थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में। जब कोई सिस्टम के वेरिएबल चेंज होते हैं तो मैं यहाँ पे बोलूँगा हर एक सिस्टम की कुछ ना कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है। वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा। ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं। क्यों बदलते हैं? तो मैंने एग्जांपल दिया था। कोई चीज़ अगर इनिशियल स्टेज पे है, मान लो एक पानी मैंने एक ग्लास में लिया, ठीक है, तब उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद मैंने उसको फ्रिज में रख दिया तो कौन से स्टेज में आ गई? फाइनल स्टेज में। अब उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदल चुका
अंडरस्टूड? स्टेट वेरिएबल, पहला स्टेट लिक्विड था, फ्रीजर में रखने के बाद वो सॉलिड बन जाएगा, तो उसका स्टेट वेरिएबल चेंज हो गया। तो स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है, क्या? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अंडरस्टूड? कोई डाउट है स्टेट वेरिएबल में? नो सर। फिजिकल स्टेट का बदलना, ठीक है। बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक में इस तरह का फिजिकल स्टेट बदलता रहता ही है। स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट का मतलब वही फिजिकल स्टेट है, सिस्टम मतलब हम सिस्टम की बात करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन के सिस्टम को ले लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर बनाता है। तो स्टेट ऑफ सिस्टम में यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि शुरुआत में जब स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो गैस फॉर्म में थे, जब वो ट्रांसफर हुए, जब इनमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी लगाई गई, तो यानी स्टेट वेरिएबल हैपन हुआ, तब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। करेक्ट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में हम क्या देख रहे हैं, अगर किसी स्टेट सिस्टम के जरिए हम अगर इनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को जाने तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। समझ में आए? तो यहाँ पर मुझे इस सिस्टम के जरिए मैं इनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को समझ में आ पा रहा हूँ कि पहले गैस था, अब लिक्विड बन गया, यानी यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर भी बदल रहा है प्लस स्टेट भी बदल रहा है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्लियर है डेफिनेशन? क्या था डेफिनेशन? अगर किसी स्टेट ऑफ सिस्टम के जरिए हम अगर इनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को जाने तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या बताया था, अगर सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक होती है तो पर इनका जो स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम होता है वगैरह, वो कंटिन्यू बदलता रहता है, उसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। कोई डाउट है दोनों डेफिनेशन में? नो सर। चेंज ऑफ स्टेट पे आते हैं, तो चेंज ऑफ स्टेट इन दोनों से मिलकर ही बना हुआ है, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना उसी से लिंक करके बना हुआ है। तो अब आते हैं स्टेट वेरिएबल कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या हो रहा है कि कोई चीज़ का जब प्रेशर वॉल्यूम बदलता है ना, तो ये सिर्फ इतना ही हद नहीं होता। जैसे मान लो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इनिशियल फेज में कुछ था, अब वो फाइनल में जब चेंज हुआ तो उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ और बन गया। तो बस सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, इसके साथ साथ उनका स्टेट भी बदलता है। मान लो अगर लिक्विड है तो गैस हो जाएंगे, कभी कभार तो सॉलिड सॉलिड ही बनता है, कभी कभार ऐसा होता है कि स्टेट भी बदल जाता है। समझ में आया? तो चेंज ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चेंज ऑफ स्टेट में सिर्फ फिजिकल स्टेट नहीं आएगी, उसके साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वो भी बदलता है साथ ही साथ, प्लस इनकी क्वांटिटी में भी बदलाव होता है। क्वांटिटी को हम लोग नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको स्मॉल एन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट करके हम लोग थोड़ा स्टॉप करते थे इस कॉन्सेप्ट को, स्टेट फंक्शन के बारे में देखते हैं। अब स्टेट फंक्शन क्या बोलता है, देखो तो हमारे घर वाले, फैमिली हो या फादर हो, उनको क्या चाहिए? हाँ फरहान, 12वीं में क्या चाहते हैं? प्रॉपर्टी। अच्छे पास हो, है ना? वो लोग ये अच्छा। देखते हैं, मतलब उन्होंने एडमिशन कराया तो मान लेते हैं इनिशियल स्टेज एडमिशन कराना, और जो बी स्टेज है वो रिजल्ट स्टेज है ना? तो अम्मी को क्या चाहिए, मैंने बच्चे को एडमिशन करा दी, अब मुझे उसका 80% रिजल्ट चाहिए। वो लोग ये नहीं देखते कि वो पाथ क्या चुन रहा है। तो स्टेट फंक्शन एक्चुअली डैडी मम्मी है, समझ में आया? जो सिर्फ क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा ए से बी तक पहुंचा, वो कैसे पहुंचा उससे मेरे को कोई परवाह नहीं। अंडरस्टूड? वो पास होना चाहिए बस, बाकी उसके लिए उल्टा लटके या नीचे टीवी देखे डजंट मैटर, मुझे पास चाहिए। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, वो प्रॉपर्टी सिस्टम की जिसमें कोई चीज़ इनिशियल से फाइनल स्टेज में चेंज हो रही है, बट स्टेट फंक्शन पाथ पर निर्भर नहीं होता। एवरी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम whose value depend on current state of the system, not path follow to reach the state is called state function। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो पाथ पर ना निर्भर हो बल्कि सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे निर्भर हो, ऐसी प्रॉपर्टी को स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो स्टेट फंक्शन में हम लोग पाथ पे ध्यान नहीं देंगे कि कौन से पाथ से, मतलब देखो हर एक चीज़ को पाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो ये मेरे को नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए से बी तक प्रोडक्ट बना, अब उसको बनने के लिए उसने पाथ 1 यूज़ किया, पार्ट 2 यूज़ किया, पार्ट 3 यूज़ किया, आई डोंट केयर। अब तुम लोग को फर्क समझ में आया यहाँ पे? फिजिक्स में पाथ पर भी डायरेक्ट ध्यान प्रोडक्ट दिए थे। बनने का इसमें वो हाँ, कैसे भी कुछ भी मतलब करेगा तो रास्ता प्रोडक्ट हम लोग को बनता नहीं देखना है, रिएक्शन कैसे हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, ये सारी चीज़ें बहुत हैपन होती है हर जगह लाइफ में, कोई केयर नहीं करता है कि तुमने उस सक्सेस को पाने के लिए कितनी मेहनत की।
जब वो आदमी वहाँ खड़ा हो जाता है, सक्सेसफुल होता है, तो सब उसको तालियां बजाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। पर सब ये चीज भूल जाते हैं कि उस जिसको वो ताली बजा रहे हैं, उसने मेहनत कितनी की उस मुकाम पे आने के लिए। किसी को याद होता है? एक सिंगर है, अच्छा सिंगर फेमस हो गया, वो कैसे फेमस हुआ, उसने कितनी हार्ड वर्क की, कितने इंडियन आइडल में किया, तब जाके वो उस मुकाम पे आया। बरोबर, करेक्ट ना? होता हाँ है कि नहीं ये सारी चीजें? तो ये चीज पर यहाँ पर भी स्टेट फंक्शन भी वही बोल रहा है। स्टेट फंक्शन भी बिल्कुल वैसी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस बंदे ने क्या मेहनत की इस मुकाम पे आने के लिए, इसने क्या रास्ते अपनाए। बस पहले वो गरीब था, अब वो अमीर बन गया। समझ में आया? बस इसी चीज को ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। अंडरस्टूड? पहले गरीब अभी अमीर। जैसे हमने को स्टोरी बताया था ना, अक्षय कुमार बहुत गरीब था, वो 1 रुपया लेके आया था, आज उसके पास 1 करोड़ रुपया। तो देखो, न्यूज वाले भी सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देते हैं कि पहले इनिशियल स्टेज में वो गरीब था, फाइनल स्टेज में वो अब अमीर हो गया। अंडरस्टूड? कोई को भी कोई परवाह नहीं कि उसने पाथ क्या चूज किया। अगर वो पाथ पता चल जाए तो सभी अमीर हो जाएंगे। तो जाहिर बात अक्षय कुमार भी नहीं बताएगा, सिर्फ वो मरगड़न कहानी बताएगा, अरे बस पैसा आया। अंबानी की भी सेम स्टोरी है ना, बोलते हैं अंबानी 1 रुपया लेके आया था, सॉरी 50 रुपया, उस 50 का उसने 50 करोड़ बनाया। ऐसी स्टोरी है ना, दिस इज नॉट रियलिटी। हाँ ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप 50 से 50 करोड़ बना लो। उन्होंने कुछ तो तरीका अपनाया है, उनके पास कुछ तो आइडिया था। ये आइडिया होता है, स्मार्ट वर्क होता है। वो स्मार्ट वर्क उसके पास था जिसने उसको तरक्की कराया। अंडरस्टूड? तो स्टेट फंक्शन भी बिल्कुल मीडिया और डैडी मम्मी की तरह, उनको कोई परवाह नहीं कि आप क्या मेहनत कर रहे हो। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वरना तुम लोग जाके अपने डैडी मम्मी अरे को कंप्लेन करोगे, बोलोगे मम्मी पता आपको क्या बोल रहे थे सर, बोले आप लोग स्टेट फंक्शन हो, आप लोग को सिर्फ परवाह है कि हम लोग सक्सेस कर रहे हैं कि नहीं, पर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसकी परवाह नहीं है ना? तो यहाँ पर प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? इफ द वैल्यू ऑफ फ्यू स्टेट फंक्शन आर असाइन, अब बोल यहाँ पे बोलने का मतलब है क्या है, अगर आप एक प्रेशर को ही मान लो असाइन कर लेते हो कि मैं सिर्फ प्रेशर को चेंज करूंगा, तो तुमको लगता है कि वॉल्यूम नहीं चेंज होगा? तुमको लगता है कि टेम्परेचर नहीं चेंज होगा? अरे ये ऑटोमेटिक चेंज होंगे। नहीं होगा ना सर, साथ वो में ही रहते हैं ऑटोमेटिक जब। चेंज होगा। अगर तुम प्रेशर को बढ़ाते हो ना, तो मैंने पहले ही बता रहा, प्रेशर एंड टेम्परेचर ब्रदर एंड सिस्टर। अगर आप सिर्फ प्रेशर को बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी चेंज होगा और ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी चेंज होगा। यही फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है। अगर तुम एक स्टेट फंक्शन की वैल्यू असाइन कर लोगे तो बाकी जो प्रॉपर्टी वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी, उसी के साथ चेंज हो जाएगी। जैसे एक आइडियल गैस की फॉर्मूला ही ले लो, इस ये फार्मूला क्या बोलता है, अगर आप प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू असाइन करोगे तो उसके बेस में नंबर ऑफ मोल, गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर असाइन फिक्स हो जाएंगे। ये वेरिएबल आपस में साथ में काम करते हैं। तो फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे ग्राफ है, इस ग्राफ में 2 रास्ते लिए गए, एक P1 एक P2 है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे किस चीज़ में ध्यान देना कि मेरा प्रोडक्ट A से B में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो फर्स्ट केस में P1 P2 क्या है? 2 प्रेशर है, P1 इनिशियल है, P2 फाइनल है। T1 T2 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। V1 V2 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। C1 C2 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन पार्ट है, मतलब पहले नंबर ऑफ मोल क्वांटिटी कुछ होगी, बाद में भी क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ क्वांटिटी उतनी मिल रही है, कुछ चेंज आया। अंडरस्टूड? तो व्हेन द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज, द चेंज इन एनी स्टेट फंक्शन डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन पाथ। हो रहा है कि कोई भी सिस्टम जब चेंज होता है ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ ये रहेगा कि वो जब बदलाव हो रहा था उसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बदल रहा है, सिर्फ इस पे ध्यान देना था। ये नहीं देखना कि ये रास्ता कैसे ले रहा है, ये रास्ते से गया तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आए, क्या क्या कर हुआ। वी डोंट केयर अबाउट दिस, तभी तो बोलेंगे कि ये स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? तो अब आके देखो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब वो इक्विलिब्रियम, मतलब जब किसी चीज में कोई बदलाव ही ना है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, कंपोजिशन कांस्टेंट हो केमिकल का, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब वर्क हैपन ही नहीं हो रहा। अंडरस्टूड? मान लो एक मोशनलेस पिस्टन में गैस है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उस पर, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ना ही वो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, तो मैं बोलूँगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मान लो पिस्टन पे अचानक से प्रेशर पड़ा और पिस्टन नीचे की तरफ आया, मान लो गैस ने अपने तरफ से पुशिंग की, तो यहाँ पर अब सिस्टम इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बदलाव आ रहा है। बदलाव आएगा तो सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम होगा, और अगर बदलाव नहीं आएगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। ज़्यादातर अपने थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो तुमको लग नहीं रहा है थोड़ा रिपीटेटिव जा रहे हैं हम लोग अभी?
करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते थे, जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग अब